चलिए सभी लोगों को नमस्ते। मेरी आवाज़ जा रही होगी, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट करके और शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। और आज ये टेस्ट आपका कितना नंबर है? तो 90 नंबर टेस्ट का आपका डिस्कशन होगा, देखते हैं। इसके बाद हमारी एक प्लानिंग है आप लोगों के लिए, बीपीएससी टीचर वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक प्लानिंग है कि अगले वीक में अगर ये टेस्ट का डिस्कशन अगर नहीं होता अगले वीक में, तो हम बुक के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, उसमें से जो बुक के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसको हम आपको लेकर के आएंगे, वो क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। और बुक के जो क्वेश्चंस चैप्टर जितने भी आपके अलग अलग दे रखे होंगे उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको कम से कम एक आइडिया पता चल जाएगा कि बुक में हमारा कैसा क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग करेंगे, देखते हैं समय मिलता है तो नेक्स्ट वीक में बुक का भी हम सोल्यूशन आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे देखने वाले हैं, आज 90 नंबर जो सेट है उसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि 5 मिनट में 50 से 40 डिग्री अगर हो जाता है और आसपास का तापमान यानी कि वायुमंडल का तापमान अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितने समय में इसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ये आपसे कह रहा है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि अगर मान लेते कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां होने में, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से मेरे भाई यहां पर कितना डिग्री में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने में कितना समय ले रहा है, तो यहां पर टाइम आपको इंडिकेट कर दिया, ये टाइम आपका 5 मिनट का समय लेता है। अब कहता है कि अगर वायुमंडल का तापमान इसके चारों तरफ का, ये हमारा कोई वस्तु है जिसका तापमान 50 डिग्री था, 50 से 40 होने में वो 5 मिनट लगता है। क्योंकि कोई भी गर्म चीज को आप बाहर निकाल कर रखोगे तो धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन 50 डिग्री से 40 डिग्री उसका टेम्परेचर होने में इतना समय ले लेता है। जबकि वायुमंडल का तापमान हमारा कितना डिग्री है, तो 20 डिग्री है। हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना, तो मेरे भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम थीटा नॉट से दिखाते हैं। अब आगे कहता है कि इसको 30 डिग्री होने में बताइए कितने समय का समय लगेगा, यानी कि 40 से अगर उसको 30 डिग्री होना होगा तो वह कितना समय लेगा। तो मेरे भाई ऐसे में क्या करना है, तो आपको यहां पर टाइम पूछ रहा है कि ये टाइम हमारा कितना लेगा। एक बात मेरे भाई कंसेप्ट कहता है कि उच्च तापमान पर ऊष्मा का संचरण फास्ट होता है और कम तापमान पर ऊष्मा का संचरण स्लो होता है। अगर यहां से यहां अगर देखिए तो तापमान में अंतर 10 का है, यहां से यहां देखिएगा तापमान में अंतर 10 का है, तो आपको लगेगा कि सर यहां 5 मिनट लगा तो यहां भी 5 मिनट लगेगा। ऐसा नहीं होता है। उच्च तापमान पर ऊष्मा का संचरण फास्ट होगा, तो मेरे भाई निम्न तापमान पर, इसके कंपैरिजन में ये तापमान कम है तो निम्न तापमान पर ऊष्मा का संचरण स्लो होता है। तो यहां पर टाइम जो हमारा लगेगा इस जगह पर, इस 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, चूंकि निम्न तापमान पर हमारा ऊष्मा संचरण हमारा स्लो हो जाता है। तो ये तो एक कंसेप्ट होता है, लेकिन आपको मेरे भाई कैलकुलेट करने के लिए डेटा बताना है तो कौन सा आंसर करेंगे। एक बात तो यहां श्योर है कि 5 नहीं होगा, 5 से हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ज्यादा होगा। तो 5 से ज्यादा होगा तो ये हमारा 7.5 है और ये हमारा उससे भी ज्यादा, यानी कहने का मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं मेरे भाई आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। तो आप यहां पर जो टेम्परेचर दे रखा है इसको आप θ1 मान लीजिए, यहां जो दे रखा है इसको θ2 मान लीजिए, यहां जो दे रखा है उसको θ3 मान लीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मेरे भाई यहां पर कंसेप्ट हमारा काम करता है और ये कंसेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारा क्या कहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हमारा क्या, तो यहां पर एक फॉर्मूला हमारा काम करेगा। एक तो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला अगर देखिए तो फॉर्मूला हमारा ये होता है कि θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या करेंगे तो t लिखते हैं टाइम, और k हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है, और ये θ1 प्लस में θ2 डिवाइडेड बाय हम इसको 2 करेंगे माइनस में θ नॉट, जो कि हमारा वायुमंडल का तापमान θ नॉट होता है। इसी फॉर्मूला पर मेरे में लगाना है, तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे तो हमको θ1 θ2 अगर t पता है, θ1 θ2 t पता है तो, और θ नॉट भी पता है, तो k निकल जाएगा। यहां से k निकाल करके फिर इस सेक्शन में लगाएंगे तो t निकल जाएगा। करना क्या, तो k निकालने के लिए यहां से यहां अगर हम लोग पहले इस सेक्शन में हम लोग लगाते हैं, पहले इस सेक्शन में तो θ1 θ2 में लगाते हैं, और दोनों टेम्परेचर दे रखा है 50 में से 40 जाएगा तो हम कहेंगे यहां पर 10 बचेगा, डायरेक्ट लिख दिए हैं। टाइम हमारा कितना, तो 5 मिनट का ले रहा है, के हमको कैलकुलेट करना है, और इन दोनों का एडिशन कितना होगा θ1 θ2 हमारा का कहेंगे हमारा 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये 45 हो जाएगा, और माइनस में हम कहेंगे वायुमंडल का तापमान हमारा 20 डिग्री है, उसको यहां पर हम रख दीजिए। के का वैल्यू कर कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा, और के का मान कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 बटा हमारा कितना, तो कहेंगे 2 बटा हमारा यहां पर 45 में से 20 जाएगा तो मेरे भाई यहां पर 25 होगा, तो के का मान निकल करके आ गया।
अब दूसरा स्टेप, ये मेरे भाई स्टेप फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही करना पड़ता है। अब दूसरे स्टेप में चलेंगे इन दोनों में, तो सेकंड स्टेप में हम लेकर के आपको चलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 पर आप चलिए, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन यहां पर फॉर्मूला θ2 θ3 में लगेगा, सीक्वेंस हमारा एक ही तरह से होगा। तो अब हमारा θ2 माइनस θ3 लगाएंगे, और नीचे में टाइम नहीं पता है और के हमको पता चल चुका है, ये लगाना है, पुट करना है, के का मान सबके लिए बराबर होगा। और यहां पर मेरे भाई θ2 और प्लस में क्या करेंगे, तो θ3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, माइनस में θ0 करेंगे। अब यहां पर θ2 और θ3 को अगर देखिएगा तो 40 में से कितना घटाएंगे, तो कहेंगे 40 में से हम 30 को घटाएंगे। तो बताइए 40 में से 30 घटेगा तो ये 10 हो जाएगा। टाइम हमको निकालना है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे। के का मान इतना रख देंगे, यानी कि 2/25 हमारा हो जाएगा। और ये θ2 θ+3 इन दोनों का एडिशन 70 होगा, 70 डिवाइडेड बाय 2 हमारा ये 35 हो जाएगा, और θ0 हमारा 20 होगा। अब इसको सिंपलीफाई अगर आप करते हो तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 35 में से 20 जाएगा तो 15 होगा, 15 गुना 30, यानी कहने वाला मेरे भाई आप कहेंगे 10/t बराबर हमारा 15 गुना कितना, कहेंगे यहाँ पर 30 होगा, और नीचे में हमारा 25 हो जाएगा। और इसको अगर कट कीजिएगा तो ये इससे कट जाएगा, और टाइम अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई 25/3 इतना मिनट का टाइम हमारा निकल जाएगा। एग्जैक्ट जो हमारा आंसर होगा वो 25/3 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहले स्टेप से के निकालना है, दूसरे स्टेप से मेरे भाई के का जगह पुट करके टी निकाल लेना है। यही काम करना होता है, 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर वैल्यू पूछेगा तो ये काम करना है, नहीं तो डायरेक्ट भी तुम बता सकते हो। अगर वैल्यू नहीं पूछता, कौन ज्यादा या टाइम ज्यादा लेता या कम लेता, तो उसके हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कहता है यदि लोलक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो बताइए आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे भाई एक बात हम लोग जानते हैं कि आवर्तकाल का जो हमारा लोलक की जो आवर्तकाल होता है उसका फॉर्मूला हमारा 2 पाई √L/g होता है। जहां पर 2 पाई और g हमारा कांस्टेंट है तो t हमारा समानुपाती क्या हो जाएगा, कहेंगे t समानुपाती हमारा √L का हो जाएगा। अब कहता है मेरे भाई कि इसमें लंबाई को 2 गुना करना है। अगर आप लंबाई को 2 गुना करोगे, इसमें 2 गुना अगर करोगे लंबाई को, तो जाहिर सी बात है इसको लिखने का तरीका हमारा t2 अनुपात में t1 होगा। तो लिखेंगे मेरे भाई यहां पर L2 अनुपात में हमारा L1, चूंकि ये दोनों समानुपाती t और L समानुपाती है तो 2:1 तो 2:1, लेकिन यहां रूट है तो रूट लगा देंगे। अब यहां से हमें क्या निकालना है, तो हमें t2 निकालना है। हमें क्या निकालना, तो t2 निकालना है, और t2 निकालने के लिए हम कहेंगे यहां पर L2 अनुपात में L1 रखेंगे और गुना में t1 करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि L2 जो है हमारा है, कह रहा है कि जो बाद की लंबाई है वो पहली की लंबाई का 2 गुना, यानी कहने का मतलब है कि बाद की जो लंबाई है वो पहले की लंबाई का 2 गुना। आपको L2 की जगह पे 2L1 पुट करना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था लंबाई को 2 गुना करना है बाद की लंबाई को। तो बाद की लंबाई इतना है तो इसको 2L1 कर लीजिए यहां पर, और नीचे में L1 तो आपका है ही, और गुना कर दीजिए इसको t1 से। तो L1 से L1 कट जाएगा, यहां पर मेरे भाई ये √2 टाइम्स हमारा t1 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं बाद का जो आवर्तकाल होगा वो √2 टाइम्स हमारा कितना होगा, t1 होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बाद का जो आवर्तकाल होगा वो 41% हमारा पहले के आवर्तकाल से होगा। ये भी हमारा यहां पर कह सकते हैं कि जो बाद का आवर्तकाल निकल करके आया है, बाद का जो मेरे भाई यहां पर हमारा आवर्तकाल होगा, बाद का आवर्तकाल पहले के आवर्तकाल से कितना हमारा ज्यादा होगा, कहेंगे पहले के आवर्तकाल की अगर हम बात करते हैं, पहले के आवर्तकाल से कितना ज्यादा, पहले के आवर्तकाल से 41% ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा मेरे भाई, 41% हमारा ज्यादा होगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, चलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। हम 41% यहां डायरेक्ट क्यों कह दिए मेरे भाई, क्योंकि हमें पता है जो √2 होता है उस √2 की वैल्यू कितनी होती है, इस √2 का वैल्यू 1.41 होता है। तो मेरे भाई 1 से कितना ज्यादा, तो 0.41, यानी कि 41% हमारा ज्यादा हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन अगर कभी पूछे जाएंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। तो मेरे भाई वहां गलती नहीं करना, कि यहां तक पहुंच गए वहां गलती कर रहे हैं। तो √2 का मतलब हमारा 41% हमारा ज्यादा होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो √2 गुना हमारा ज्यादा होगा, यानी कि बाद का जो आवर्तकाल है पहले का आवर्तकाल का इतना गुना ज्यादा है, तो कहेंगे √2 गुना हो जाएगा। बाद के आवर्तकाल जो होंगे पहले के आवर्तकाल का √2 टाइम्स हो जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई दोनों तरह के फंडे आपको अपनाने हैं और आंसर्स आपको करेक्ट करके आना है। ठीक है, आंसर्स हमारे सी यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं।
अगला कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है वो किस पर निर्भर करता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला हमारा होता है बल गुना में विस्थापन होता है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, बल गुना में विस्थापन एक कार्य होता है। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ते होंगे आप, दूसरा फॉर्मूला आप कार्य का ये पढ़ते हैं, ये हमारा एफ एस यहां पर कॉस थीटा होता है। तो मेरे भाई ये दो फॉर्मूला होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखिएगा तो जो कार्य हमारा है ये फोर्स पर निर्भर करता है, बल विस्थापन पर, और बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल हमारा थीटा होता है उस पर भी निर्भर करता है। तो मेरे भाई हम सीधा सा कह सकते हैं कि कार्य हमारा किस पर निर्भर करता है, तो इन तीनों पैरामीटर पर निर्भर करेगा, बल पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होता है उस पर भी करेगा। तो ये विस्थापन पर भी करेगा, बल और विस्थापन के बीच जो कोण है उस पर भी करेगा, साथ ही साथ मेरे भाई बल पे कभी करेगा, यानी कि बल हो गया, विस्थापन हो गया, बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है थीटा उस पर भी करेगा। इन तीनों पैरामीटर पे करेगा। लेकिन मेरे भाई वस्तु के द्रव्यमान पर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि कहीं भी फॉर्मूला में वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब है कि हम सीधा सीधा कहेंगे ये वस्तु के द्रव्यमान पर हमारा निर्भर नहीं करेगा, ये गलत है। और आपको पूछा कि कौन सा हमारा निर्भर करेगा, तो ये हमारा करेगा, ये भी हमारा होगा और ये भी हमारा होगा, यानी 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 1 2 3 हमारा कहीं पर है क्या, यहां पर 2 3 4 तो ये नहीं होगा। 1 2 3 कहीं है क्या, नहीं है। यहां 1 2 3 है ही है, लेकिन इसमें से एक से अधिक आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट आपके सही है। चलिए डी के साथ आप जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एक चार धात्विक यहां पर बोला गया है मेरे भाई, यहां पर चार धात्विक चालक की बात करते हैं और इनमें से सबकी आकृतियां आपको पता होगा कि हमारा जो गोला होता है स्फीयर की बात कर रहा है। बेलन हमारा कैसा, तो हम कहेंगे यहां पर बेलन हमारा किसकी बात कर रहा है, तो हम कहेंगे यहां पर बेलन सिलेंड्रल के आकार का हमारा होगा, नाशपाती का आकार और त्वरित चालक का आकार। मेरे भाई इसमें से बोला गया कि किसमें हमारा चार धात्विक चालकों की निम्न आकृतियां दे रखी है और पूछा गया यहां पर क्वेश्चन है। कहता है इन चारों में से आपको बताना है कि एक कुचालक के आधार पर, कह रहा है एक कुचालक आधार पर रखकर आवेशित किया जाता है तो किस पर लंबे समय तक हमारे आवेश रहेंगे, तो मेरे भाई वो स्फीयर पर रहता है, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे अधिक होता है, इसलिए हम लोग ए ऑप्शंस को हम लोग टिक आउट करेंगे, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारा सुमेलित नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कंपास नेविगेशन हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो हमारा समुद्री जहाज वगैरह होता है उसमें हमारा कंपास नेविगेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये कंपास नेविगेशन क्या करता है, एक चुंबक लेकर के चलता है हमारा उत्तर दक्षिण की दिशा में, वो हमेशा इंडिकेट करता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई जो हमारा कंपास नेविगेशन होता है, जो समुद्री जहाज वगैरह होता है उसमें उत्तर दक्षिण की दिशा को वो इंगित करता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा सही है। ये कंपास नेविगेशन की हम बात करते हैं समुद्री जहाज में, ये हमारा उत्तर दक्षिण की दिशा को फाइंड आउट करने के लिए हम चुंबक को लटका करके उसी के हिसाब से हम लोग अपने यहां पर समुद्री जहाज को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टेटमेंट सही है। अगले कहता है साइक्लोट्रॉन की बात करते तो मेरे भाई साइक्लोट्रॉन हमारा क्या, तो एक हमारा डिवाइस होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर हम साइक्लोट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोट्रॉन हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है मेरे भाई, तो ये हमारा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साइक्लोट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और ये क्या करता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका काम ही होता है हमारा कि आवेशित कण को ये त्वरित, यानी आवेशित कण को ये क्या करता है, त्वरित गति प्रदान करता है। तो आपको ध्यान रखना, सीधी सी बात है मेरे भाई, जो आवेशित कण बोलिए या फिर आवेश की हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई जो आवेशित कण हमारे होते हैं, किस कण की बात करते हैं, आवेशित कणों। आवेशित कणों में क्या करता है मेरे भाई, त्वरित गति प्रदान करता है। कौन सी गति, तो इसमें त्वरित गति प्रदान करता है, त्वरित गति प्रदान करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आवेशित कणों में ये क्या करता है, त्वरित गति प्रदान करता है। इसका काम ही मेरे भाई इसीलिए होता है कि किसी हमारा आवेशित, चाहे नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, फर्क नहीं पड़ता है, उसकी गति को बढ़ा देना, यानी कि त्वरित गति प्रदान करना, ये साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस होता है इसका ये मेन फंक्शन होता है। और आवेशित कणों की गति क्यों बढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरे भाई उच्च ऊर्जा हमें प्राप्त करना होता है। हमें क्या प्राप्त करना होता है मेरे भाई, तो हम सीधा कहेंगे यहां पर उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि ज्यादा ऊर्जा हमें चाहिए, इसीलिए हम लोग इसका काम करते हैं, साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, इसका ये फंक्शन होता है। यहां पर चक्रवात को मापने वाला ये फंक्शन हमारा नहीं होगा, उसमें भी छोटे परिमाण वाले नहीं, उच्च परिमाण वाले के होता तो हो भी सकता था, तो ये हमारा गलत है, ये गलत है, तो ये आंसर हम लोग करेंगे।
अगला एक्टिनोमीटर हमारा रेडिएशंस को मापता है मेरे भाई, जो हमारा सन की लाइट होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशंस की बात करते हैं, उसके लिए हमारा एक्टिनोमीटर होता है। एक्टिनोमीटर की याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ये सबको आप छोटा छोटा नोट बना करके आप लिख लेंगे, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। ये कई बार साइक्लोट्रॉन के बारे में ये लाइन पूछा गया, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है गति का जो द्वितीय नियम होता है वो आपको बताना है। तो वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, मेरे भाई हम लोग जानते हैं ये एक्चुअली में न्यूटन्स लॉ की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? तो ये यहाँ पर न्यूटन्स लॉ की बात करता है। तो न्यूटन्स लॉ में हम लोग जानते हैं कि हमारा पहला नियम जो होता है ये हमारा बल की परिभाषा को बताता है। इससे मेरे भाई बल की जो परिभाषा होती है उसके बारे में पता चलता है। और बल की परिभाषा तो चलिए ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, फर्स्ट लॉ, इसी से जड़त्व के कंसेप्ट के बारे में पता चलता है कि इनर्शिया हमारा क्या होता है। तो मेरे भाई यहां पर पहला नियम कहता है, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहती है। लेकिन अगर उसका कोई विरोध करता है गति और जड़त्व का तो उसमें झटका लगेगा, उसी झटका को हम जड़त्व कहते हैं। और बल की परिभाषा भी हमारा वही है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल अगर ना लगाया जाए तो वस्तु विराम की स्थिति में रहेगा। अगर मेरे भाई अगर उस पर, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा यहां पर कहता है सेकंड लॉ की अगर हम बात करते हैं, इसका जो सेकंड लॉ हमारा होता है ये कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर हमारा क्या होता है, यहां पर बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है, संवेग में परिवर्तन की दर की हम बात करते हैं, ये हमारा बल के समानुपाती होता है। ये समानुपाती किसका होगा, कि यहां पर बल के समानुपाती होता है। मेरे भाई समानुपाती का मतलब समानुपाती होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फोर्स समानुपाती हमारा होता है संवेग में परिवर्तन की दर का, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती अगर बल होता है तो मेरे भाई संवेग हमारा कैसे आता है, किसी भी वस्तु में अगर वेग होता है तो संवेग आता है। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन की दर बोलिए या फिर वेग में परिवर्तन की दर बोलिए, दोनों हमारा चलेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का अपना द्रव्यमान होता ही होता है। तो आपको ध्यान रखना ये समानुपाती हमारा बल होता है। तो कह रहा है कि वस्तु में गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल के साथ बदल जाता है। तो मेरे भाई यहां शुद्ध बल के साथ यहां बदल जाता है। हम कहते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है वो समानुपाती होता है, वो बदलता नहीं है, समानुपाती होता है। तो मेरे भाई यहां पर वेग में परिवर्तन की दर भी चलेगा, यहां तक तो चलेगा, लेकिन शुद्ध बल के साथ कहता है कि वो बदल जाता है, ऐसा नहीं है। संवेग में परिवर्तन की दर या वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो हमारा बल के समानुपाती होता है। आगे कहता है मेरे भाई यहां पर कि अगर हम इसको और हम यहां पर देखना चाहें तो और भी हम रिलेट कर सकते हैं मेरे भाई। और क्या रिलेट कर सकते हैं समझिए गौर से। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, इसी से हम लोग को F बराबर ma निकल करके आता है। जब आप इसको तोड़ते हो तो ये निकल करके आता है। और ऐसी परिस्थिति में जो द्रव्यमान हमारा होता है ये कहीं ना कहीं हमारा कांस्टेंट होता है। तो हम लोग यहां कहते हैं कि जो फोर्स हमारा समानुपाती यहां पर एक्सेलरेशन का होता है। अगर फोर्स हमारा समानुपाती एक्सेलरेशन का होगा तो मेरे भाई फोर्स हमारा वेग में परिवर्तन की दर का भी समानुपाती होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर जो समानुपाती होता है हमारा बल का होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ये बदलेगा नहीं, इसका समानुपाती होता है। किसका? तो मेरे भाई संवेग में परिवर्तन की दर पूरे का समानुपाती हमारा बल होता है। तो अगर आप इसको गौर से देखिएगा, इस स्टेटमेंट को कहता है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, मेरे भाई दर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु में गति में परिवर्तन की जो दर होती है वह शुद्ध बल के दिशा में, यानी कि शुद्ध बल के दिशा में वस्तु पर लागू बल के अनुपातिक होगा, यानी कि समानुपाती होगा। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। और हम सभी लोग जानते हैं बल की वही दिशा होती है जो त्वरण की दिशा होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं बल की दिशा में त्वरण की दिशा होती है, क्योंकि दोनों समानुपाती होता है। इसलिए मेरे भाई ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, शुद्ध बल की दिशा में ही हमारा त्वरण होगा, या गति में परिवर्तन की दर, हमारा गति में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और ये त्वरण हमारा शुद्ध बल की दिशा में होता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ऐसा ही कह रहा है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट होगा। थर्ड लॉ तो मेरे भाई एक्शन रिएक्शन को बताता है। आगे चलिए, अगला कहता है कि उत्प्लावन बल की अगर बात करते हैं तो उत्प्लावन बल मेरे भाई डैश का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो आपको पता होगा मेरे भाई उत्प्लावन बल का ये फॉर्मूला हमारा होता है रो Vg के नाम से हम लोग जानते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये घनत्व पर, आयतन पर और स्मॉल g पर निर्भर करेगा। तो कहता है उत्प्लावन बल का परिमाण, मेरे भाई यहां पर परिमाण होगा। उत्प्लावन बल का मान बोलिए या उसका परिमाण बोलिए, फर्क नहीं पड़ता है। आप परिमाण बोलिए या इसी को आप उसकी वैल्यू बोलिए, मान बोलिए, ये द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है और आयतन पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई जी तो सबके लिए बराबर ही होता है, लेकिन ये जो बॉयंसी फोर्स हमारा यहां पर इसकी वैल्यू की बात करते हैं, ये हमारा कौन सा फोर्स है? बॉयंसी फोर्स है। इस बॉयंसी फोर्स का जो परिमाण है वो रो पर भी निर्भर करेगा, भी पर भी करेगा, जी पर भी करेगा। तो जी तो सबके लिए बराबर ही होगा। इसका
इसका मतलब रो और भी हमारा यहाँ इन तीनों पैरामीटर पर इसकी वैल्यू निर्भर करती है। इसका मतलब रो भी जी हमारा 3 होगा। तो उत्प्लावन बल का जो परिमाण है, ये क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा था, उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है द्रव के घनत्व पर और हमारा यहां पर उसके आयतन पर भी निर्भर करता है, जी पर भी करता है, तीनों पैरामीटर पर निर्भर करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। परिमाण का मतलब मेरे भाई वैल्यू होता है। अगर मान लेते हैं डेंसिटी ज्यादा होगा तो इसका मान ज्यादा होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसका मान ज्यादा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू अलग अलग होता है। इस बात को आप सभी लोग जानते हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। हम 1000 बार बोले हैं कि ध्वनि की गति पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके बीपीएससी एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन इस पर पूछा था। ये टीआरई 3 में मेरे भाई यहां से क्वेश्चन आ चुका है। टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर ध्वनि की गति का दाब को अगर हम बढ़ा देंगे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, लाख गुना, कितना भी गुना आप दाब को बढ़ा दीजिए, ध्वनि की गति पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितना भी बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई हम सीधा कहते हैं कि ध्वनि की गति की हम बात करेंगे, ध्वनि की किसकी बात करें, ध्वनि की गति की बात करते हैं, उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी करेक्ट हो जाएगा। ये सब मेरे भाई गलत फलत दे रखा है, वृद्धि वृद्धि कुछ नहीं होगा, सीधा सा बात है, एक लाइन में कहानी सिंपल है। और वैसे ध्वनि की गति जो होती है समानुपाती हमारा अंडर रूट टेम्परेचर टी का होता है। ध्वनि की गति जो होता है ये समानुपाती हमारा किसका होता है, तो कहेंगे हमारा यहां पर 1 में डेंसिटी रो का होता है। ये सब रिलेशन है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, ये सब रिलेशन हमारा है, ये सब रिलेशन है। और जो ध्वनि की गति होती है समानुपाती किसका, ह्यूमिडिटी का होता है, ह्यूमिडिटी का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ध्वनि की गति जो हमारा होता है वो समानुपाती किसका होगा, तो कहेंगे इलास्टिसिटी का भी होता है। जो इलास्टिक बॉडी होता है उसका इलास्टिसिटी का हमारा ज्यादा होता है, जिसके इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें ध्वनि गति ज्यादा होती है। ये सब हमारा रिलेशंस होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। मेरे भाई प्रेरित धारा का मान जो अधिकतम होगा हमारा कहां पर होगा। प्रेरित धारा के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहां पर चुंबकीय फोर्स की हम बात करते हैं। और जो चुंबकीय फोर्स हमारा होता है वो क्यू वी बी साइन थीटा हमारा होता है। क्यू वी बी कितना होगा, क्योंकि क्यू वी बी हम लोग साइन थीटा की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई अगर इस f को अगर यहां पर मैक्स होना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर क्यू भी और साइन थीटा जो हमारा यहां है, इस साइन थीटा का मान हमें 1 करना पड़ेगा। इस साइन थीटा का मान हमें 1 करना पड़ेगा, इसका मान 1 करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, कहेंगे साइन थीटा का मैक्सिमम मान की अगर बात करेंगे तो ये हमारा 1 होता है। अगर इसको अगर हम मैक्सिमम करना चाहते हैं इसका मतलब इसको 1 करना चाहते हैं। अगर ये मान मैक्सिमम तो ये मान मैक्सिमम होगा, अगर ये मान मैक्सिमम है तो ये मान मैक्सिमम होगा। यानी फोर्स हमारा मैक्सिमम कब मिलेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे क्यू वी बी हमें मिलेगा तो मैक्सिमम होगा। और ऐसी परिस्थिति में वी एंड बी की हम बात करते हैं, इसमें वेलोसिटी और हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। यानी कि हम इन दोनों की बात करते हैं, वी एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि वी एंड बी आर हमारा क्या होगा, कि यहां पर परपेंडिकुलर होगा। ये वी एंड बी आर क्या होगा, तो मेरे भाई यहां पर हमारा परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों एक दूसरे पर हमारा लंबवत होगा, और यह थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तभी हमारा ऐसा होगा। साइन 90 का मान 1 होता है। तो मेरे भाई ऐसे केस में कब होगा, तो जब कुंडली की गति की दिशा, किसकी दिशा, तो कुंडली की गति की दिशा को हम V से दिखाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम किससे दिखाते हैं, तो B से दिखाते हैं। ये V और B दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। यही आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। तो हमारा ये मैक्सिमम मान हमें देगा, क्योंकि अधिकतम मान की बात कर रहा था, अधिकतम मान की बात कर रहा था मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना, फोर्स मैक्सिमम, क्योंकि करंट मैक्सिमम होता है तो फोर्स का मान भी मैक्सिमम होता है। हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र हमारा मजबूत होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा तो चुंबकीय बल भी मजबूत होगा। अगर बल मैक्सिमम होगा तो हमारा करंट भी मैक्सिमम होगा। ये बात आपको मान के चलना है, ठीक है। धीरेन्द्र मिश्रा जी आपका नियुक्ति बैच लिए है, नियुक्ति बैच की क्लासेस मेरे भाई स्टार्ट हो गई है आज से ही, और कल से और रिदम में आपकी क्लासेस वहां भी चलने वाली है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सी धमनी, कह रहा है कौन सी धमनी ऐसी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ऑक्सीजन रहित कहने का मतलब है कि मेरे भाई यहां पर हम सीधा कहेंगे कि ये अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। इसका मतलब किसका, तो कहेंगे अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ऑक्सीजन रहित का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मेरे भाई ऑक्सीजन रक्त का जो प्रवाह करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है, तो आप 2 चीज याद रखिएगा। अशुद्ध रक्त का प्रवाह या तो हमारा वेन्स करता है, और वेन्स को हम सिंपल कहते हैं ये हमारा सिरा होता है,
या तो मेरे भाई क्या कहेंगे, दूसरा भी आप ध्यान रखेंगे, दूसरा हमारा क्या होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के नाम से हम लोग जानते हैं। पल्मोनरी आर्टरी भी हमारा ये काम करता है, तो ध्यान रखना ये हमारा फुसफुस, इसको हम लोग फुसफुस धमनी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा फुसफुस धमनी कहलाता है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो मेरे भाई यहां पर फुसफुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी आपका दे रखा है, यही आंसर करके टिक आउट कीजिए। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता विडाल टेस्ट जो किया जाता है मेरे भाई, ये विडाल टेस्ट किस लिए करते हैं, तो आप सभी को पता होगा मेरे भाई। यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम विडाल टेस्ट की बात करते हैं। ये जो विडाल टेस्ट किया जाता है ये टाइफाइड का टेस्ट होता है। ये किसका टेस्ट है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर ये टाइफाइड का टेस्ट होता है। टाइफाइड टेस्ट के लिए हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मेरे भाई कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर करेंगे में से कोई नहीं। विडाल टेस्ट हमारा इसी के लिए होता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में बोला गया कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है मेरे भाई, ये ब्लड पिगमेंट के रूप में हमारा काम करता है। ये क्या है, तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे हमारा हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड पिगमेंट होता है। ये क्या होगा, तो कहेंगे हमारा ब्लड पिगमेंट होता है, और ब्लड का कलर हमारा कैसा, तो कहेंगे यहाँ पर लाल रंग हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही नहीं है आपको बताना है। तो मेरे भाई ये लाल रंग का होता है, और ये ब्लड पिगमेंट हमारा कैसा देखेंगे, ये हमारा रेड कलर हमें प्रदान करता है। ये कैसा कलर देता है ब्लड हमारा, तो हमारा ब्लड का कलर अगर लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, और आपको गलत को ढूंढना है। और दूसरी बात हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हम अपने ब्लड की बात करते हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन एक प्रकार का हमारा तो ब्लड ही है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है हमारा कितना, तो पीएच मान 7.4 होता है। और ये 7.4 अगर पीएच मान होता है तो ये हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, ये अम्लीय नहीं होता है। ये कैसा प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो मेरे भाई अम्लीय तो नहीं होगा, यहाँ गलत रेखा रखा है, इसका मतलब यही आंसर होने की संभावना है। हमारा ब्लड जो होता है, हम कहेंगे हमारा हीमोग्लोबिन या हमारा ब्लड जो होता है वो हमारा क्षारीय होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू पीएच मान इतना होता है। 7 से अगर ज्यादा होगे तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो उसको अम्लीय कहते हैं। गलत हमारा मिल गया है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जो हीमोग्लोबिन के बारे में संबंध कौन सा गलत है, कह रहा कि फेफड़े से कोशिकाओं तक, कहां से मेरे भाई, फेफड़ा कहने का मतलब हमारे लंग से कोशिकाओं तक, फेफड़ा से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का ये वाहक होता, बिल्कुल सही बात है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई जो हीमोग्लोबिन का इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके मुख्य कार्य को अगर आप जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई, ये ऑक्सीजन तथा CO2 का, O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। O2 तथा CO2 का ये क्या करता है, कहीं यहाँ पर परिवहन करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। अब जब फेफड़ा है मेरे भाई, तो इस फेफड़ा में जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारा शुद्ध बन जाता है, और तो शुद्ध रक्त कहने का मतलब वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, इसलिए ऑक्सीजन का ये वाहक होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। यहां पर अम्लीय हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड अम्लीय नहीं होता, वो क्षारीय होता है। ये गलत था, आंसर करेंगे सी। आंसर करेंगे हमारा सी जो होगा हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बता दीजिए। हाँ मुरली जी बताइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं जल्दी से। कहता है कि डीएनए में विशेष स्थान पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रख लीजिएगा, एंडोन्यूक्लियस इसको हम लोग कहते हैं। अगला है कि पादप उत्तक के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो पढ़ लीजिए आप, तो इसके आंसर कर लेंगे। जाइलम और फ्लोएम हमारा यहाँ पर जटिल अस्थायी उत्तक है, बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम हमारा भोजन की पत्तियों से पौधों को अन्य भाग तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही। अगर कहता है कि जाइलम में सामग्री जो हमारा होता है, जाइलम हमारा एक दिशात्मक होता है मेरे भाई, यूनिडायरेक्शनल होता है, यहाँ दोनों दिशा की बात कर रही है, गलत हो जाएगा। तो ऐसे में आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ये आंसर हो जाएगा। और जो फ्लेम हमारा होता है ये मेरे भाई कैसा होता है, कहेंगे ये 2 दिशात्मक हमारा होता है, ये हमारा 1 दिशात्मक होता है। आगे चलते हैं, अगला कहता है पित्तरस के बारे में बोला गया, पित्तरस के कार्य के बारे में नीचे आपको दिए गए हैं, और पित्तरस के कार्य से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई पित्तरस को हम लोग बाइल जूस कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पित्तरस को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाइल जूस कहते हैं, ये बात तो आप सभी को पता होगा। इस पित्तरस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। और इसका निर्माण, पित्तरस का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है, तो आपको ध्यान रखना हमारे यकृत में होता है। इसका निर्माण हमारे लीवर में होता है। और ये जमा कहां पर होता है मेरे भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है हमारे पित्ताशय में, यानी कि गोल ब्लैडर में होता है, ये हमारा यहीं पर जमा होता है। दूसरी बात, इस बाइल जूस में मेरे भाई HCl इसका मुख्य घटक माना जाता है। HCl जो होता है ये कैसा घटक होता है, कहेंगे इस
इसमें मुख्य रूप से हमारा पाया जाता है, मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है, इसमें मुख्य रूप से हमारा HCl पाया जाता है। नहीं, यहां पर मेरे भाई इस बात को ध्यान रखेंगे, बाइल जूस की हम बात कर रहे हैं ना, तो बाइल जूस हमारा क्या करता है समझ लेना, ये पित्तरस हमारा क्या करता है इसको समझना। पित्तरस जो हमारा होता है, ये बाइल जूस की हम बात कर रहे हैं, तो ये पित्तरस क्या करता है, तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है और साथ साथ मेरे भाई क्या करता है, तो ये वसा के इमल्सिफिकेशन में ही हमारा हेल्प करता है, इसका काम है, ये इंपॉर्टेंट है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। यहां पर वसा का क्या करता है, कहीं इमल्सिफिकेशन की हम बात करते हैं, वसा का एमल्सिफिकेशन करता है, वसा का एमल्सिफिकेशन करता है मतलब है कि वसा का पाइसीकरण करता है, बस पाइसीकरण, एमल्सिफिकेशन कहने का मतलब है पाइसीकरण की हम बात करते हैं। ऐसे में जो बड़ी बड़ी वसाएं होंगी, बड़ी जो वसा का रूप होता है वो बड़ी वसा मेरे भाई छोटी वसा के रूप में ये टूट जाता है, बड़ी वसा हमारा छोटी वसा के रूप में ये टूट जाता है, इसी को हम कहते हैं वसा का इमल्सिफिकेशन। और अगर हमारा बड़ी वसा का इमल्सिफिकेशन हो गया तो मेरे भाई वसा का पाचन भी आसानी से हो जाता है। और वसा का पाचिक एंजाइम जो हमारा होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे वसा का पाचन कौन करता है, तो वसा का पाचन हमारा लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करेगा मेरे भाई, तो यहां पर लाइपेज एंजाइम की हम बात करेंगे, ये लाइपेज एंजाइम करता है। तो वसा का पाचन हमारा लाइपेज एंजाइम करता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं लाइपेज एंजाइम के काम को आसान कर देता है। कौन, तो बाइल जूस की बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि जो हमारा बाइल जूस है इसका कार्य कौन सा नहीं होगा, तो कहेंगे ये बड़ी वसा की जो गोलिकाएं होंगी उसको छोटी वसा की गोलिकाएं में छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, बिल्कुल सही बात है, पाइसीकरण के दौरान। कहता है ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, बिल्कुल भी गलत है मेरे भाई, ये हमारा वसा को पचाने वाला एंजाइम यहां पर हम कह सकते हैं लाइपेज एंजाइम के काम को आसान करता है, ये गलत है और गलत को ढूंढना था, यही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ये अग्न्याशयी एंजाइम्स की क्रिया को, दक्षता को बढ़ाता है। जाहिर सी बात है हमारा जो अग्न्याशय होता है मेरे भाई, इससे जो एंजाइम सीक्रेट करता है उस एंजाइम का नाम है लाइपेज एंजाइम, उसके काम को आसान कर देता है, तो ये कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। तो ये सही है, ये सही था, ये गलत था, जो गलत था वो आपके आंसर्स हो गए। कितनी बार फोन किए फिर भी कुछ नहीं हुआ, धीरेन्द्र मिश्रा जी पूरे परेशान है। धीरेन्द्र जी आप एक काम करिएगा, कल जो है एक काम कीजिए कि कल जो है आप एक बार याद दिला दीजिएगा, ठीक है, और आपकी बातों को सुन लिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आप अगर मुझे अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप जो है व्हाट्सअप हमको कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे देते हैं, और इस पर आप अपना बताएंगे, और हम चूंकि ये क्रिटिकल चीज है आप लोगों को थोड़ा हेल्प हम कर सकते हैं। 6205763098। तो मेरे भाई इस व्हाट्सएप पर ही आप मैसेज ही सिर्फ करेंगे, यहां पर हम व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ मैसेज करना है जो दिक्कत आपको आ रहा है धीरेन्द्र जी, ठीक है। आप मैसेज कर दीजिए, कल हम आपका सॉल्यूशन करवा देंगे। वैसे सब कुछ दिख रहा होगा, आप सही से एक बार सर्च करिएगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो मैसेज सिर्फ करना, बार बार कॉल करने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि मेरे भाई यहां पर बोला गया है कि पादप श्वसन के लिए, मेरे भाई प्लांट की बात कर रहा है, उसमें श्वसन के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मेरे भाई जो हमारा प्लांट होता है इसका काम क्या है, तो प्लांट में जो श्वसन की क्रिया होती है, इस प्लांट में श्वसन की जो क्रिया होती है, प्लांट में जो श्वसन की क्रिया होती है कब होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारे रात्रि में होता है। ये कब होता है, तो मेरे भाई रात्रि में होता है। श्वसन की क्रिया कब होता है, रात्रि में होता है। और प्लांट क्या करता है, रात के समय में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दिन के समय में कहते हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। रात में उसी का जस्ट उल्टा काम करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो मेरे भाई प्लांट में जो श्वसन की क्रिया होती है, इस श्वसन की क्रिया के दौरान वो क्या करता है, तो ऑक्सीजन O2 लेता है, यहां पर O2 लेता है, और क्या छोड़ता है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर CO2 छोड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा O2 लेता है, लेकिन क्या छोड़ता है, तो सीधा कहेंगे हमारा यहां पर CO2 छोड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना, लेकिन ये नाइट के टाइम में ऐसा होता है। तो पादप CO2 अब कहता है श्वसन के दौरान हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई O2 लेता है, तो CO2 लेने की बात ही नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा। पादप में श्वसन है तो कोई विशेष अंग कहता नहीं होता, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। श्वसन अंग तो होता है, हम लोग जानते हैं कि प्लांट के अंदर में उसकी पत्तियों में क्या होता है मेरे भाई, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, और इसी छोटे छोटे छिद्र से क्या करता है वो श्वसन की क्रिया करता है,
ठीक है, रंध्र जिसको आप कहते हैं। यहाँ कह रहा है कोई विशेष अंग नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, ये गलत ये भी गलत, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। आगे अब देखो रंध्र दे रखा है, रंध्र और लेंटिसेल पादप के गैस के आदान प्रदान के अंग है, बिल्कुल मेरे भाई ये राइट है, और इसी से वो करता है ऐसा। तो लेंटिसेल से ट्रांसपिरेशन की क्रिया ज्यादातर होती है और रंध्र से मेरे भाई श्वसन की क्रिया होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन इससे भी हमारा श्वसन की क्रिया होगी, लेकिन 5% होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए श्वसन क्रिया इन्हीं दोनों से होता है। तो ये प्लांट की पत्ती में होता है और ये प्लांट के तना में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी में क्या होता है मेरे भाई, तो पादप के अंदर गैस का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ये हमारा श्वसन की क्रिया के दौरान रात्रि में ऐसा होता है। इसीलिए कहता है कि आप प्लांट के नीचे रात में नहीं सोए, क्योंकि वो ग्रहण ऑक्सीजन वो खुद ले लेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ऐसे में लोगों की मौत तक हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। धीरेन्द्र यादव, धीरेन्द्र कुमार जो है, ये धीरेन्द्र मिश्रा है, ये लगता है कुछ और ही लोग हैं। इसको एक बार बोल दी धीरेन्द्र मिश्रा को तो समझ में नहीं आता है, काफी स्लो है क्या। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एम्फाइसेमा जो होता है, ये एम्फाइसेमा क्या है, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये हमारे फेफड़े की बीमारी होती है, याद रखना मेरे भाई। ये श्वास की बीमारी होती है। ये किसकी बीमारी है, तो कहेंगे ये श्वास से रिलेटेड है, इसको श्वास की बीमारी कहते हैं। और ऐसे में श्वास लेने में परेशानी होती है, तो ये हमारा किसके कारण होता है, तो एक बीमारी है, एक व्याधि है। व्याधि का मतलब बीमारी, जो मेरे भाई पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा होता है। वायुमंडल जो प्रदूषण हमारा होता है उसके कारण हमारा कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो कहेंगे श्वास के कारण हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी, करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है कि जब ये तो क्वेश्चंस बहुत आसान है मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे कि यहां पर स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि स्टार्च का पता लगाने के लिए, किसका पता लगाने के लिए, स्टार्च का पता लगाने के लिए हम क्या करते थे, स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट की जाती है। कौन सा टेस्ट करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर ध्यान रखना है, इसके लिए आयोडीन टेस्ट की जाती है। ये आयोडीन टेस्ट हम करते हैं। तो यहां पर मेरे भाई जब आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो आयोडीन के घोल की कुछ बूंद को हम लोग क्या करते हैं, चावल के पानी में मिला देते हैं। और जाहिर सी बात है, चावल के पानी में स्टार्च होता है, और जब चावल के पानी में आयोडीन के घोल को मिलाओगे तो वह नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाएगा मेरे भाई, तो नीला काला हो जाता है, ये कलर हमेशा देगा। और इसी से पता चलता है कि चावल के पानी में क्या मिला हुआ है, तो मंड है, यानी कि स्टार्च है। एक लाइन में इस क्वेश्चन के आप आंसर कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहता है, बोर के सिद्धांत के अनुसार मेरे भाई जो रेडियस होता है वो हमारा क्या होगा, तो मुख्य क्वांटम संख्या के स्क्वायर का समानुपाती होगा। ये लाइन आपको एकदम याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला कहता है ग्रेफाइट में कार्बन। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जब ग्रेफाइट की बात होती है, तो ये जो हमारा ग्रेफाइट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये कार्बन का अपरूप माना जाता है। ये किसका अपरूप है मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा कार्बन का यहाँ पर अपरूप होता है। अगर ये कार्बन का मेरे भाई यहाँ पर अपरूप होता है, तो ये हमारा सभी कार्बन से ही बना होता है। ये कंप्लीट मेरे भाई कार्बन से ही बना होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्डिंग होगी, तो ये भी अधातु, ये भी अधातु, तो मेरे भाई दोनों यहाँ पर अधातु है, ये भी हमारा अधातु होगा, क्योंकि कंप्लीट कार्बन से ही बना होता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर अधातु होगा। और मैं आपको एक बात बताया था मेरे भाई कि अधातु अधातु के बीच में जब कभी भी बॉन्डिंग होती है, इसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इसी को सहसंयोजक बंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। एक लाइन में कहानी खत्म। यहां पर सहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा, कोई आयनिक बंधन नहीं बनेगा, ना कोई हाइड्रोजन बंधन, यहां पर एक ही बंधन बनेगा जिसको हम लोग सहसंयोजी बंधन के नाम से हम लोग जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि जब HCl का पावर, HCl के 10 के पावर -8 मोल 1 लीटर में मिलाया जाता है, तो विलियन का pH मान हमारा क्या होगा। तो मेरे भाई जब HCl के 10 के पावर -8 मोल को 1 लीटर में मिलाया था, किसके 1 लीटर में मिलाया था, ये लिखा नहीं है। ये मेरे भाई यहां पर लिखा नहीं कि किस में इसको मिलाना है, किसमें मिलाना है, ये लिखा नहीं है। 1 लीटर में मिलाया जाता है तो pH मान आपसे पूछा गया है। HCl मेरे भाई टूटेगा तो H+ OH- में टूटेगा। अगर हम पानी में मिलाते हैं तो HCl
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पानी में मिलाना है या फिर कहां मिलाना, ये लिखा नहीं है। 1 लीटर किस में मिलाना, ये मेरे भाई इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन आपका यहां पर दे रखा है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, चूंकि ये लिखा नहीं है कि कहां पर मिलाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि डैश की वजह से आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक हमारा अत्यधिक होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जब कभी भी हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, किसकी बात कर रहा है, तो जब कभी भी हम यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, और आयनिक कंपाउंड हमारा कब बनता है, तो मेरे भाई धातु और अधातु के बीच में जो बंधन होता है वहां पर बनता है। एक हमारा धातु और दूसरा हमारा अधातु, धातु और धातु के बीच, धातु और धातु के बीच जो बंधन बनता है, उसी बीच बंधन से हमारा यहाँ पर ये इसका निर्माण होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग होता है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आयनिक कंपाउंड में ये मजबूत कंपाउंड होता है, सबसे मजबूत यही हमारा होता है, आयनिक बंधन होता है। और जब मजबूत हमारा होता है और भंगुर भी होता है, मजबूत भी होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों यहाँ का उच्च होता है, क्योंकि मेरे भाई ये बहुत मजबूत होता है। इसके अंतर आणविक जो बल होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रबल अंतर आणविक आकर्षण भंग करने के लिए ऊर्जा की बहुत मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अंतर आणविक बल जो होता है वो प्रबल होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि आयनिक कंपाउंड हमारा मजबूत होता है। ये कैसा कंपाउंड होगा, कहेंगे ये हमारा यहाँ पर मजबूत है, यहाँ पर यौगिक का निर्माण करता है या मजबूत कंपाउंड हमारा बनाता है। सबसे मजबूत कंपाउंड हमारा यही बनता है। और जब सबसे मजबूत कंपाउंड हमारा होगा, इसके बीच में जो अंतर आणविक बल हमारा होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अंतर आणविक बल की बात करते हैं। अंतर आणविक बल भी हमारा मजबूत होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस अंतर आणविक बल को मजबूत को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए मेरे भाई प्रबल अंतर आणविक बल यानी कि अंतर आणविक बल मजबूत होता है, और उसको तोड़ने के लिए, उसको भंग करने के लिए, उस बंधन को तोड़ने के लिए आपको अधिक मात्रा में क्या चाहिए, तो अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा अधिक होता है। और आपको ध्यान रखना इसी कारण से अधिक है, इसीलिए कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा होता है। दूसरी बात मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, ये कैसा होता है, तो कहेंगे ये कठोर होता है, और अगर कठोर होगा तो कठोर तथा मेरे भाई ये भंगुर भी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कठोर तथा भंगुर होता है, कठोर भी होता है, हार्ड भी होगा, और भंगुर, भंगुर कहने का मतलब अगर गिरेगा तो अचानक टूट जाता है, ये विदाउट इंडिकेशन का, ये खिंचाता नहीं है, अचानक टूटता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। मेरे भाई घुलनशील लवण और अघुलनशील लवण हमेशा अवक्षेप बनाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये क्या बनाता, तो हमेशा ही अवक्षेप बनाता। जो अघुलनशील लवण होगा हमेशा अवक्षेप बनाता है, हमेशा अवक्षेप बनाता। तो अवक्षेप कहां बनता है, तो मेरे भाई याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर। कहां पे, तो सीधा कहेंगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ऐसा होता है, जिसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग यहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाता है, या इसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, सब इसी का नाम है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो यहां पर इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि जो अवक्षेप हमारा होता है वो लवण के रूप में होता है, वह ठोस होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया के दौरान हमें मिलता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारा जो होता है मेरे भाई कंप्लीटली सोलुबल होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तभी तो वो उदासीन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सब लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला कहता है मेरे भाई कि लिटमस का जो हम बात करते हैं, इसमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जो लिटमस का हमारा पेपर होता है ये कैसा रंग देता है मेरे भाई, बैगनी रंग देता है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये नारंगी नहीं देता है, ये बैगनी देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लिटमस पिलियन एक बैगनी रंजक होता है, ये आपको याद कर लेना है। जो हमारा लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस पेपर होता है मेरे भाई वो बैगनी कलर का होता है, जिसे लाइकेन निष्कर्षित किया जाता है, जिसे लाइकेन से निष्कर्षित करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि लाइकेन को हम लोग एसिड बेस का इंडिकेटर भी हम लोग मानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की जो नाव है, एक झील है मेरे भाई, उस झील में तैरने वाली इस्पात की जो नाव है, इस्पात मतलब स्टील की बात कर रहा है, स्टील का एक नाव है के द्वारा, कहता है कि नाव के लिए, नाव के द्वारा विस्थापित जो मेरे भाई पानी होगा उसका भार कितना होगा। उस विस्थापित पानी का जो भार होगा बॉयंसी फोर्स के बराबर होगा।
तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि जो बॉयंसी फोर्स हमारा होता है वह विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ये बात हम लोग हमेशा से जानते हैं। विस्थापित जो द्रव का भार होता है, विस्थापित द्रव का जो भार होता है ये बॉयंसी फोर्स के बराबर होता है। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखना है। विस्थापित द्रव का जो भार होगा वो बॉयंसी फोर्स के बराबर होता है। अब पानी में मेरे भाई जितना पानी के नीचे अगर जाएगा, जैसे मान लेते हैं आप ऐसे समझिए कि पानी यहां तक हमारा है, ये पानी हमारा यहां तक है, नीचे में पानी यहां तक है, ठीक है। अब यहां पर कोई नाव है, इतना पानी में वो डूब रखा है, यानी कि इतना पानी के अंदर वो डूब रखा है। तो मेरे भाई पानी के अंदर जितना पार्ट्स इसमें डूबा हुआ है, पानी के अंदर इतना पार्ट्स पानी में डूबा हुआ है, तो इतना दूर का पानी मेरे भाई बाहर जाएगा, तो उस पानी को हम लोग कहते हैं विस्थापित द्रव। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? तो सीधा कहेंगे इसी को हम लोग विस्थापित द्रव कहते हैं। बाहर निकल जाता है और इसी विस्थापित द्रव का अगर आप भार निकाल लेते हैं तो वही हमारा विस्थापित द्रव का भार हमारा बॉयंसी फोर्स के बराबर होता है। तो मेरे भाई यहां पर जो बोला गया है कि एक झील में इस्पात की एक नाव है और नाव के द्वारा जो विस्थापित पानी का भार होगा वो कितना होगा? तो बॉयंसी फोर्स के बराबर होगा। दूसरा बात, नाव के भार से कम होगा, नाव के भार से ज्यादा होगा, नाव के उस भाग के बारे कह रहा है कि नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा। ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है मेरा। कहता है कि नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा, नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी के सतह, जो झील के पानी के सतह के नीचे हमारा है। तो झील के पानी का सतह ये ब्लैक वाला लाइन है, इसके नीचे है। इतना दूर का जो हमारा ये भार होगा वही पानी का भी भार होगा। तो हम सीधा कहेंगे मेरे भाई इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहां करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शीतकाल में हैंडपंप, हम लोग जो चापाकल में पानी पीते हैं, चूंकि गर्मी के दिन में तो मेरे भाई ठीक है, लेकिन ठंडी के दिन में क्या होता है कि ठंडी के दिन में हमारे वायुमंडल का तापमान घट जाता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर का तापमान हमारा वही रहता है। इसलिए पृथ्वी के अंदर का तापमान ज्यादा और वायुमंडल का तापमान, हमारे वायुमंडल का तापमान कम होता है। और ऐसी परिस्थिति में जो बाहर आता है तो हम लोगों को गर्म फील होता है। ये इसके पीछे का मेन रीजन है। तो मेरे भाई पृथ्वी के भीतर वह तापमान वायुमंडल के तापमान से हमारा क्या होता है, कहेंगे पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से हमारा अधिक होता है, इसलिए ऐसा हम लोग को फील होता है और कोई रीजन नहीं है। आगे चलते हैं मेरे भाई। पुनरावृत्त परिवर्तन यानी परावर्तन की बात करता है, यानी कि लगातार परावर्तन। इसका मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां पर हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कहने का मतलब हमारा कहां पर होता है? जैसे कि आप इको की बात करते हो, यानी कि प्रतिध्वनि की आप बात करते हैं मेरे भाई। जब प्रतिध्वनि की बात करते हैं, जहां पर इको आपकी आवाज बार बार अगर गूंजती है मेरे भाई, और वो भी लंबे समय तक आपकी आवाज गूंजती है, उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो दो केसेस हमारे होते हैं। एक केस मेरे भाई यहां पर रीवाइब्रेशन का होता है, एक केस हमारा किसका होगा? कहेंगे यहां पर रीवाइब्रेशन की हम बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक केस हमारा रीवाइब्रेशन का हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। एक केस हमारा रीवाइब्रेशन का होता है, जिसको हम लोग यहां पर अनुरणन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक हमारा इको होता है। तो मेरे भाई इको के लिए क्या होता है? इसके लिए कंडीशन लागू होता है कि इसके लिए टाइम का जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो 1/10 सेकंड तक ही होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई टाइम का बॉन्डिंग नहीं होता है। यहां पर टाइम मेरे भाई कितना? तो 1/10 सेकंड से हमारा ज्यादा देर तक रहता है। इसी को रीवाइब्रेशन कहते हैं। यहां पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा साउंड का, तो यहां भी होगा, दोनों केस में होता है। इसके लिए टाइम हमारा फिक्स है, इसके लिए टाइम फिक्स नहीं होता है। तो यहां पर मेरे भाई आप देखिए, पुनरावृत्त परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण किसी बड़े हॉल के अंदर सृजित की गई ध्वनि मेरे भाई वो बनी रहती है। बनी रहती कहने का मतलब लगातार वो गूंजती रहती है, उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे वो बनी रहती है। इसका मतलब वो अनुरणन कहलाएगा। और इसी अनुरणन को या इको को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्वेस्टिक फाइबर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। दीवार को खुरदरा छोड़ देते हैं, वो दीवार को क्या करता है? कहेंगे वहां पर ध्वनि को अवशोषित कर लेता है। इसके पीछे का रीजन मेरे भाई हमारा यही होता है। इसको रेजोनेंस नहीं करते हैं, रीवाइब्रेशन कहते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। अनुरणन को मेरे भाई यहां पर ये कहते हैं। अपवर्तन को चेंज नहीं करते हैं, ये अपवर्तन रिफ्रैक्शन होता है। डिस्पर्सन ये ठीक है, बट ये दोनों का हमारा इंग्लिश गलत लिखा हुआ था। तो इंग्लिश मैंने भी लिखा है रीवाइब्रेशन, इसको हम लोग कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रेजोनेंस हमारा दूसरा चीज होता है। आगे चलते हैं। एक विद्युत परिपथ में बोला गया है कि धातु के तार के दो सिरों के बीच में विभवांतर हमारा कितना है? तो भी है। और प्रवाहित होने वाली जो धारा है मेरे भाई वो कितना है? तो कहेंगे विद्युत धारा आई, और वह समानुपाती होता है। ये ओम का नियम कहता है। ये किसका नियम कहता है मेरे भाई? तो सीधा हम लोग यहां कहेंगे ये तो ओम का नियम कहता है। पढ़ने के बाद ही पता चलता है मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं जो ओम का नियम है ये क्या
क्या कहता है, तो ध्यान रखेंगे ओम का नियम हमारा नियत तापमान पर डिफाइंड होता है। ये नियत तापमान पर हमारा डिफाइंड होता है और जो हमारा यहाँ पर विभवांतर हमारा विभव होता है वो समानुपाती करंट का होता है। ये स्टेटमेंट आपसे कह रहा था, इसमें से कोई कहीं पर भी नहीं दे रखा है, इसलिए हम कहेंगे इसमें से कोई नहीं आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई, ये ओम का नियम हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश, इसका मतलब है कह रहा है कि अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश का इकाई द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होगा मेरे भाई। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि हीलियम 2+ की बात करते हैं। हीलियम 2+ यानी कहने का मतलब हमारा हीलियम के बराबर होगा, सीधी सी बात है मेरे भाई, हीलियम के एक परमाणु के बराबर हो जाता है। अगला कहता है कि किसी तत्व के परमाणु सहित निम्नलिखित में से संख्या का योग हमारा क्या होगा। मेरे भाई किसी तत्व की जो परमाणु होती है उसमें मेरे भाई किसको देखना है, तो उसमें संख्या, किसकी संख्या का योग बराबर होता है। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं तत्व की परमाणु संहति कहने का मतलब है द एटॉमिक मास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एटॉमिक मास की बात करता है। तो मेरे भाई कोई एलिमेंट अगर हमारा x है तो ये परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या होता है। तो ये जो द्रव्यमान संख्या हमारा होता है, इन दोनों के डिफरेंस को न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो हमारा b-a होता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर b हमारा द्रव्यमान संख्या है, तो इसी में से हम कहेंगे इसको ऐसा करेंगे कि यहाँ पर इसको ऐसा कर सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या और इसको प्रोटोनों की संख्या कहते हैं, ये a हो जाएगा। यही हमारा यहाँ पर b हमारा द्रव्यमान संख्या है, ये b हमारा क्या तो कहेंगे यहाँ पर द्रव्यमान संख्या यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, और n हमारा क्या तो कहेंगे यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या है, n हमारा क्या तो कहेंगे यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या मेरे भाई, और साथ ही साथ a हमारा यहाँ पर परमाणु नीचे वाला परमाणु संख्या होता है, या फिर प्रोटोनों की संख्या आप कह सकते हैं। ये प्रोटोन की संख्या हमारा है, इसको प्रोटोन की संख्या हम कहेंगे। तो मेरे भाई जो प्रोटोन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल होता है वही द्रव्यमान संख्या होता है। तो ये एक्चुअली में घुमा करके आपसे बोला था। तो परमाणु संहति की बात करते हैं, किसकी संख्या के योगफल के बराबर होता है, तो मेरे भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर द्रव्यमान संख्या होता है, क्योंकि एटॉमिक मास की बात कर रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर हमारा द्रव्यमान संख्या होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर परमाणु संहति कहने का मतलब एटॉमिक मास की बात कर रहा है, द्रव्यमान संख्या की बात कर रहा है। आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं मेरे भाई, कहता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड कहने वाला NaCl हमारा है, यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारा क्या तो NaCl है, लेकिन ये हमारा लिक्विड फॉर्म में हमारा है। लिक्विड फॉर्म कहने का मतलब ये पूरा आयनित हमारा है, और जब ये आयनित होता है मेरे भाई तो ये हमारा ये कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में अगर होगा तो मेरे भाई ये आयनाइज्ड होगा। ये कैसा होगा, कहीं यहाँ पर आयनाइज्ड होगा, यानी कि आयनित अवस्था में होगा। आयनाइज्ड कहने का मतलब है ये हमारा आयनित अवस्था में होगा। ये आयनित अवस्था की हम बात करते हैं, और आयनित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह हमारा किसी द्रव में भी होता है। तो मेरे भाई विद्युत धारा का जो प्रवाह हमारा हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो इसी आयंस के कारण हो रहा है। एक लाइन में कहेंगे आंसर हमारा मुक्त आयंस होगा। फ्री आयंस की बात करेंगे, अणु नहीं, आयंस की बात करेंगे। तो आयनित अवस्था में मेरे भाई गलित अवस्था में ही विद्युत धारा का प्रवाहित करता है और वह आयंस करता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि परम शून्य तापमान किसको कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं परम शून्य तापमान हमारा दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, बार बार हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं, इस बात को आप रट लीजिए, समझ लीजिए। परम शून्य तापमान की अगर हम बात करते हैं, परम शून्य तापमान हम किसको कहते हैं, तो 0 केल्विन को कहते हैं, और यही हमारा -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा होता है। मेरे भाई इस डेटा को जरूर याद रख लीजिएगा, ये 16 नहीं होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कई बार गलती करा देता है, तो सेल्सियस में इतना कहेंगे माइनस के साथ, और ये केल्विन में इतना कहेंगे। ये हमारा ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम तापमान होता है। तो मेरे भाई इस तापमान पर ब्रह्मांड के सभी पदार्थ हमारे ठोस अवस्था में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि ये वो तापमान है मेरे भाई जो दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम तापमान माना जाता है। इससे न्यूनतम तापमान कोई होता ही नहीं है। तापमान में इससे नीचे, तापमान में इससे नीचे कोई तापमान हमारा नहीं होता है। आगे मेरे भाई ऑक्सीकरण की बात करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन की बात आती है, जहां कहीं भी मेरे भाई ऑक्सीडेशन की बात आती है, और ऑक्सीकरण को ही हम, ऑक्सीडेशन को ही हम लोग यहां पर ऑक्सीकरण कहते हैं, इसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब ऑक्सीडेशन की बात आती है इसके लिए कंडीशन अलग अलग है। ऑक्सीडेशन में मेरे भाई क्या होगा, कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की जो संख्या होती है, इस ऑक्सीजन की संख्या में बढ़ोतरी होती है, और ऑक्सीजन की संख्या में अगर बढ़ोतरी होगी तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की संख्या में घटोतरी होगी। हाइड्रोजन की
कमी में भी हमारा ऐसा होता है। साथ ही साथ मेरे भाई इसमें ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हमारा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन का लॉस हमारा होता है, तो इसको ऑक्सीडेशन हम कहते हैं। तो यहां पर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन, किसी पदार्थ से कह रहा, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो रहा है। मेरे भाई किसी पदार्थ से कह रहा है कि हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी होगी। जब हाइड्रोजन की कमी होगी तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी कंडीशन अगर लागू हो तो ये हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट है। आगे कहता है किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व की बात करता है, किसी पदार्थ में कहता है मेरे भाई धन विद्युत तत्व को अगर जोड़ा जाता है, तो धन विद्युत तत्व को अगर आप जोड़ते हैं, इसका मतलब मेरे भाई प्लस की चीज को आपको जोड़ रहे हैं, और प्लस का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। तब कहता है कि धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता जाता है। तो मेरे भाई हम कहेंगे जितना ज्यादा धन विद्युत बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होता चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई हम कहेंगे यहां भी ऑक्सीकरण हमारा हो जाएगा, दोनों जगह ऑक्सीकरण होगा। तो एक और दो दोनों जगह हमारा ऑक्सीकरण होगा, यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा एक और दो दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप धन आवेश को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब और ज्यादा हमारा धन आवेशित हो रहा है, इसका मतलब मेरे भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हमारा निकला हुआ बदल जा रहा है। आगे चलते हैं, जल अणुओं की संख्या कौन सी होती है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो हमारा जिप्सम होता है, इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। जिप्सम को जब आप गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, या इसी को 373 केल्विन कहते हैं, 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। इस जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला होता है मेरे भाई CaSO4, हमारा यहाँ पर 2H2O होता है, यानी कि पानी के दो मॉलिक्यूल्स इसमें शामिल होते हैं। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा बन के आता है, ये हमारा CaSO4 हमारा बनेगा, लेकिन पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर, तो पानी के यहाँ पर हाफ ही मॉलिक्यूल्स होता है, और इसके साथ साथ हमारा पानी की मात्रा कुछ बाहर निकल जाती है, वाष्पीकृत कर जाती है। तो मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि जल के अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट के सहभाजन करती है। इसका मतलब है मेरे भाई कह रहा कि यहां पर कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर शेयर्ड इन पेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ 2 फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4। तो मेरे भाई इसमें से हमारा कौन होगा, क्योंकि यहां पर हमारा हाफ होना चाहिए, इसमें से हमारा हाफ होना चाहिए। निम्नलिखित में से जल के अणुओं की वह कौन सी संख्या जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट से सहभाजन करती है। इसका मीनिंग क्या होगा, सहभाजन करती है, इसका मीनिंग क्या होगा, शेयर्ड इन पेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हाफ होना चाहिए, हाफ है नहीं ऑप्शंस में। इस क्वेश्चन के जो आंसर है मेरे पास 34 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, और 34 नंबर क्वेश्चन में वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है वो आपको 2 दे रखा है। इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर 2 दे रखे हैं मेरे भाई, एक बार आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। एक बार हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर 2 दे रखा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन तब तक हम लोग देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थ की अवायवीय क्षय के लिए क्षय के जरिए निर्मित होता है। मेरे भाई यानी कहने का मतलब वो कौन सा है, कि हमारा फॉस्फीन गैस होता है, याद रखेंगे। आमतौर पर मिल्क शुगर यानी कि दूध शर्करा भी कहा जाता है, लैक्टिक एसिड को कहते हैं, इसमें तो कहीं है ही नहीं मेरे भाई। तो दूध की शर्करा में लैक्टिक एसिड यानी कि उसमें कौन सा होगा, तो कहेंगे उसमें लैक्टोज होता है। लैक्टोज ये सब नहीं होगा, लैक्टोज होगा तो में से कोई नहीं। आंसर करेंगे मेरे भाई लैक्टोज हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस वनस्पतिक जगत में पौधे का सेवाल हमारा क्या होता है, हम कहते हैं ब्रायोफाइटा नहीं होगा, थैलोफाइटा हमारा होता है, थैलोफाइटा में ही सेवाल हमारा आता है, इस बात को ध्यान रखेगा आंसर। अगला कहता है कि पादप में लैंगिक जनन के दौरान, किसके दौरान, लैंगिक जनन घटनाओं का सही क्रम क्या है। मेरे भाई किसी प्लांट की बात कर रहा है, किसी एनिमल की बात नहीं कर रहा है। प्लांट में क्या होगा मेरे भाई, तो सबसे पहले परागन होता है, बिल्कुल सही बात, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद निषेचन होगा, उसके बाद युग्मनज का विभाजन होगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर हमारा वहां से पौधा का निर्माण होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये मेरे भाई एक सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस में प्लांट के अंदर हमारा क्या होता है, कहेंगे पॉलिनेशन होता है, लैंगिक जनन की क्रियाएं होती है। आगे दे रखा है कि अंश भाग जो चलने में सहायता करता है डैश के, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हमारा सुमेलित नहीं है। तो मेरे भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, युग्लिना हमारा होता है, पैरामीशियम है, नेरिस होता है, ये सब हमारे जीव है मेरे भाई। इसमें से कौन सा उसका चलन अंग नहीं होता, ये आपको बोला गया है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, युग्लिना अगर चलता तो अपने फ्लैजिला से चलता, फ्लैजिलम उसका चलन अंग माना जाता है, ये सही है। पैरामीशियम का सीलिया होता है, ये भी हमारा सही है। नेरिस का मेरे पादाब होता है, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारे आंसर हो जाएगी। नेरिस का पादाब नहीं होता है, नेरिस का हमारा पादाब नहीं होता, उसके लिए भी सीलिया ही शायद हमारा होता है, देख लीजिएगा इसको एक बार, लेकिन ये पादाब नहीं होता है। आगे
अगला है कि सामान्य मनुष्य का जो ब्लड का मेरे भाई यहां पर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर हम ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर 120 mm/Hg, जिसमें हम लोग सिस्टोलिक की बात करते हैं और डायस्टोलिक की बात करते हैं। एक तो हमारा सिस्टोलिक होता है, दूसरा हमारा डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या अंतर है, तो सिस्टोलिक के अंदर जो प्रेशर हमारा ब्लड का होता है वो 120 mm ऑफ हमारा 120 mm ऑफ हमारा कितना होगा कहेंगे यहाँ पर Hg होता है। और यहाँ डायस्टोलिक में जो प्रेशर होता है ये हमारा 80 mm ऑफ हमारा क्या होगा कहेंगे 80 mm ऑफ हमारा यहाँ पर Hg होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर हमारा कम होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा, चूंकि और सब सेम चीज है, ये मान ज्यादा इसका मतलब प्रेशर ज्यादा, इसका प्रेशर हमारा कम होता है। इसका मतलब है मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है, तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो मेरे भाई ज्यादा प्रेशर पर हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, कम प्रेशर पर हमारा एक्सपैंड करता है। तो यहाँ पर सिस्टोलिक में हमारा क्या होगा कहेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ज्यादा प्रेशर पर हमारा क्या होता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करेंगे, यहां पर हमारा सिकुड़ता है, और कम प्रेशर पर वो फैल जाता है, इसलिए इसको एक्सपांशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे तो यहां पर एक्सपांशन की बात करते हैं। इसलिए हिंदी में मेरे भाई यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर संकुचन होगा और यहां पर हमारा नीला विषमप्रांति होगा। यानी कहने का मतलब है आप सीधा सीधा मेरे भाई यहां पर क्या कहेंगे, तो एक जगह कंट्रैक्शन होगा और दूसरी जगह हमारा रिलैक्सेशन होता है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो मेरे भाई इसी ऑर्डर में कहेंगे, हमारा 120 80 है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी को एक्सपांशन भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर अगर होता तो हमारा वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता, क्योंकि पास हो जाता है तो संकुचित होता है। कम प्रेशर अगर होगा तो आसानी से फैल जाता है, इसलिए उसको एक्सपांशन कहिए, या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं यहां पर रिलैक्सेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। तो आज के 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो आपको देखने को मिल गया। तो आज मेरे भाई इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे।